नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत लंबा दौर गुजरा है जब भारत को पाकिस्तान से बातचीत करने की नसीहतें दी जाती थी, सलाहें दी जाती थी। हमारी घटनाओं पर बारीक नज़र है। इस तरह के जुमले पश्चिमी देशों की तरफ से, खास तौर से अमेरिका की तरफ से उछाले जाते थे, कहे जाते थे इंटरनेशनल मीडिया के सामने। और व्हाइट हाउस के प्रवक्ता, कभी फॉरेन डिपार्टमेंट के उनके सेक्रेटरी और दूसरे लोग जो हैं, इस तरह की जुर्रत करते थे। मानव अधिकारों की बात की जाती थी, भारत में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उस पर ज्ञान दिया जाता था। कश्मीर को लेकर के, गरीबी को लेकर के, तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर के इसी तरह की बेसिर पैर की टिप्पणियाँ की जाती थी। एक तरीके से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमानित करने की चेष्टा की जाती थी, साजिशें रची जाती थी। एक दौर तो वो था और एक दौर आज का है। ये दौर बिल्कुल अलग है। पहले भारत सबकी सुनता था। वो जो मुस्लिम देशों का संगठन है, वो भी सुना देता था। खाड़ी के देश अलग से सुना देते थे। पाकिस्तान की तो जब इच्छा होती थी, तब हमारे खिलाफ बयान दागना शुरू कर देता था। चीन की तरफ से, यहाँ तक कि चीन का जो भोंपू है, ग्लोबल टाइम्स, उसमें भारत को सलाहें दी जाती थी, नसीहतें दी जाती थी। चीन को ना छेड़ा जाए, चीन को ना उकसाया जाए, बहुत पता नहीं क्या जुल्म हो जाएगा अगर चीन नाराज हो गया, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। नई दिल्ली तक पहुंच जाते थे कई देशों के प्रतिनिधि, मंत्री, यहाँ आकर के तरह तरह की हिदायतें दे जाते थे। आतंकवाद पर बहुत लंबे समय तक उल्टे हमको ही, जब जब हम आतंकवाद से पीड़ित थे, हमको ही नसीहतें दी जाती थी, ज्ञान दिया जाता था। और एक दौर वो भी था साहब, जब कारगिल का युद्ध रुकवाने के लिए नवाज शरीफ दौड़े दौड़े वाशिंगटन डीसी गए थे और वहां से अटल जी को फोन आया था कि साहब, मामले को निपटा लीजिए, और पाकिस्तान काफी दर्द में है, पीड़ा में है। हमारे भी तो 500 से अधिक जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इस तरह की चीजें जो हैं, ये भारत के साथ होती रही। 2013-14 का वो दौर आपको याद है, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया गया था। तब सलमान खुर्शीद और कुछ दूसरे कांग्रेस के बड़बोले नेताओं ने किस तरह की टिप्पणियां की थी। नरेंद्र मोदी को कुएं का मेंढक बताया गया था और ये भी कहा गया था कि वो तो कभी गुजरात के बाहर गए ही नहीं हैं, उनको क्या समझ है कि विदेश नीति क्या होती है। यानी इन लोगों का, चूंकि 10 साल से सत्ता में थे, तो अहंकार दिमाग में घुस गया था, खोपड़ी में घुस गया था और गाली-गलौच की भाषा में ये लोग बात करने के आदी थे। खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। और एक दौर ये है जो इस समय भारत और भारतवासी जी रहे हैं। भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी, दुनिया के तमाम, जहाँ-जहाँ, जिन-जिन देशों में भारतीय रह रहे हैं, वो गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आज भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है। इसलिए भी नहीं कि भारत की आज पूरी दुनिया में पूछ होती है, बल्कि इसलिए कि आज भारत को पूरी दुनिया में गंभीरता से लिया जाता है। पहले भारत सबकी सुनता था।
आज पूरी दुनिया को भारत की सुननी पड़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुननी पड़ रही है। ये जो पावर है नरेंद्र मोदी की, ये जो मोदी की पावर है, इसका सब लोहा मानते हैं। इसका बस एक ही उदाहरण मैं दूँगा कि नरेंद्र मोदी ने भारत की छवि को किस तरीके से बदल दिया है और भारत की खोई हुई साख को किस तरीके से वापस ला दिया है। अभी राष्ट्रपति पुतिन का एक बयान आपने देखा होगा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि या तो भारत या चीन, ये 2 देश ही युद्ध रुकवाने के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं। यानी हमें भारत की और चीन की मध्यस्थता मंजूर है। इसका मतलब क्या है? अभी कुछ ही समय पहले की बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को की यात्रा पर गए थे और वहां से जो विजुअल्स आए थे, उसको लेकर के अमेरिका समेत, नाटो के देशों के समेत, भारत के भीतर भी कुछ लोगों ने ये कहा था कि ऐसे समय जबकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और ठीक उस समय जब प्रधानमंत्री मॉस्को पहुंचे थे, लैंड किए थे और राष्ट्रपति पुतिन से मिल रहे थे, बायलैटरल उनकी टॉक्स हो रही थी, औपचारिक अनौपचारिक, उसी समय रूस की तरफ से एक अटैक हुआ था, जिसमें एक अस्पताल में कुछ बच्चे भी हताहत हुए थे, कुछ दूसरे लोग भी हताहत हुए थे। तो कहा गया कि ये गले मिलने का समय नहीं था, लेकिन मोदी जी वहां जाकर के गले मिले। रूस की यात्रा हो गई। उसके कुछ समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर भी गए और ठीक उसी अंदाज में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ भी न केवल गले मिले, बल्कि उस समय जब वो मॉस्को की यात्रा पर थे और रूस की तरफ से अटैक में अस्पताल में कुछ बच्चे और कुछ दूसरे नागरिक मारे गए थे, वो वहां भी गए। दोनों देशों के बीच में बातचीत भी हुई, बहुत सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी के वातावरण में हुई, समझौते भी हुए। और उसके बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 और देशों की भी यात्रा हो चुकी है, सिंगापुर और ब्रुनेई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं यूएस की यात्रा पर, यानी अमेरिका की यात्रा पर। और अमेरिका की इस यात्रा पर प्रधानमंत्री की सबकी नज़र टिकी हुई है। क्योंकि जब वो मॉस्को की यात्रा करके आए थे, जब वो कीव की यानी यूक्रेन की यात्रा करके आए थे, तो अमेरिका की तरफ से कुछ-कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की गई थी। अब उनको मजबूरी में समझ लीजिए या कैसे भी समझ लीजिए। कुछ लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉस्को नहीं जाना चाहिए था। ऐसे समय गए जब नाटो देशों की समिट वाशिंगटन डीसी में हो रही थी। अमेरिका के लिए बड़ी असहज स्थितियां हैं। प्रधानमंत्री को टाइमिंग देखनी चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को भी और अमेरिका को भी और यूरोपियन कंट्रीज को भी जो भारत को लेक्चर पिलाते रहते थे, उनको एक मैसेज देना चाहते थे कि तीसरी बार शपथ ग्रहण के बाद वो अपनी पहली आधिकारिक यात्रा अपने सबसे और सबसे पुराने और भरोसेमंद मित्र के देश में कर रहे हैं, यानी रूस जा रहे हैं। और इसका मैसेज ठीक तरीके से जहां-जहां वो पहुंचाना चाहते थे, वहां पहुंचा भी दिया है। लेकिन बाद में अमेरिका की समझ में आई कि साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मॉस्को की यात्रा है और उसके बाद यूक्रेन की यात्रा है, ये तो बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो सकती है कि कम से कम दुनिया में कोई देश तो है, किसी देश का राष्ट्र प्रमुख तो है, जो दोनों देशों के बीच में जो संवाद का जरिया ही टूट गया है, वो पुल का काम करने का काम कर सकता है। तो अमेरिका की तरफ से भी बयान आए, कुछ यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से भी बयान आए कि मोदी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
वैसे तो प्रधानमंत्री को यूएन महासभा में भाषण देने के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन इस बीच एक और समिट तय हो गई। क्वाड की जो समिट भारत में होने वाली थी 2024 के शुरू में जनवरी में, वो इसलिए टल गई थी क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने घरेलू कुछ कार्यक्रमों में इतने व्यस्त थे कि वो नई दिल्ली आ नहीं सके, तो वो बैठक भी नहीं हुई। अब भारत ने क्या किया है? भारत ने अमेरिका से समिट को एक्सचेंज कर लिया है। 2025 में जो अमेरिका में समिट होने वाली थी क्वाड की, वो अब भारत में होगी, और जो जनवरी 2024 में समिट टल गई थी, वो अब सितंबर के दूसरे पखवाड़े में अमेरिका में होगी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो न्यूयॉर्क की यात्रा पर जा रहे हैं, अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं, उनका मकसद जो रूस और यूक्रेन के साथ उनकी टॉक्स हुई हैं, शांति स्थापना के लिए, युद्ध विराम के लिए और दूसरे मुद्दों पर, वो तो साझा करेंगे ही जब राष्ट्रपति बाइडेन से मिलेंगे, पर क्वाड देशों की समिट भी वहाँ पर हो जाएगी। और क्वाड की बैठक में आप जानते हैं क्वाड देशों में भारत और अमेरिका के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। सूचना ये मिल रही है कि साहब, ये जो क्वाड की बैठक है, ये जो बाइडेन का जो होम स्टेट है, वहाँ पर होगी, न्यूयॉर्क में नहीं होगी। क्योंकि वीकेंड है और वो उनके वहाँ पर कुछ अपने रूटीन के कार्यक्रम लगे हुए होते हैं, तो चारों देशों की प्रतिनिधि राष्ट्र प्रमुख वहीं पर मिलेंगे और वहीं पर क्वाड की बैठक होगी। और 2025 में अब जो अमेरिका में होने वाली थी, वो नई दिल्ली में होगी। और ये भी आप तय समझ लीजिए कि जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी तब तक रिटायर हो जाएँगे, वहाँ भी नया नेतृत्व आ जाएगा। और अमेरिका में भी 5 नवंबर को नए राष्ट्रपति के लिए मतदान हो चुका होगा, तो नई दिल्ली अमेरिका के नए राष्ट्रपति आएँगे। वो कमला हैरिस होंगी या डोनाल्ड ट्रंप होंगे, ये देखने वाली बात होगी। यानी क्वाड की बैठक में अमेरिका के नए राष्ट्रपति नई दिल्ली पहुंचेंगे। तो भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ये फेरबदल किया गया कि 2024 वाली अमेरिका करे और 2025 जो अमेरिका करने वाला था, वो भारत करेगा। तो ये भी कूटनीतिक दृष्टि से मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक है। जो जानकारी मिल रही है, वो ये है कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को यूएन महासभा को संबोधित करने वाले थे। लेकिन ये जो कार्यक्रम में फेरबदल हुआ है, क्वाड की जो बैठक होने वाली है, वो अब 21 सितंबर को होगी। 22 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में भारतीयों से मुलाकात करेंगे, उनको बल्कि संबोधित करेंगे और अच्छा खासा भारतीयों का वहाँ पर जमावड़ा लगने वाला है। और ये जो संबोधन होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसमें वो उन सारी ताकतों को भी जवाब देने वाले हैं, अमेरिका की ही धरती से, जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है 5 अगस्त को, वो भारत में होते हुए देखना चाहते थे। इनमें सोरोस से लेकर के उसके जितने पिट्ठू हैं, और जो मीडिया भी है वहाँ का, और जो यूरोपियन देशों का भी जो मीडिया है, वो भी जिस तरह की बातें कर रहा था, उनको प्रधानमंत्री वहीं जाकर के जवाब देंगे। इसके अलावा 23 तारीख को प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम आया है, वो यूएन में जो समिट फॉर फ्यूचर कार्यक्रम होगा, वो उसमें भी हिस्सा लेंगे। और 26 सितंबर को अब वो अमेरिका में नहीं होंगे, तो नया शेड्यूल हुआ है भारत का
28 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय वो यूएन महासभा को संबोधित करेंगे। ये जो चर्चाएं की जा रही थी सोशल मीडिया पर बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का वो ट्विटर पर मैसेज आपको याद होगा। उन्होंने पूछा था शेख हसीना के सरकारी आवास यानी प्रधानमंत्री आवास में जो स्विमिंग पूल था उसको देखते हुए पूछा था कि क्या 7 लोक कल्याण मार्ग यानी भारत के प्रधानमंत्री के आवास में भी इस तरह का स्विमिंग पूल है। यहाँ पर सलमान खुर्शीद हों, मणिशंकर अय्यर हों, कई दूसरे बेशर्म लोग ये कहने लगे थे जब बांग्लादेश में वो तख्ता पलट हुआ और वो तख्ता पलट के पीछे कौन था ये भी आप समझ ही सकते हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों में अब ये बात हम भी कह चुके, दूसरे लोग भी कह चुके। अमेरिका का डीप स्टेट, पाकिस्तान का डीप स्टेट, इसके अलावा जमात-ए इस्लामी, बीएनपी का पूरा जमावड़ा और जो कट्टरपंथी हैं वो सब इसके पीछे थे और ये लोग सपने देख रहे थे कि भारत में भी इस तरह का हो सकता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती से इन सबको जवाब देंगे और अमेरिका के डीप स्टेट को भी खरी-खरी सुनाएँगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।